हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बार्क 2023 के साइंस टॉप 20 क्वेश्चन को, और हम लोग पढ़ रहे हैं बार्क प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, इससे पहले कि हम 8 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दिए हैं। यदि इससे पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन सभी की वीडियो देख जाइए। उसके बाद हम साइंस के भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, बार्क साइंस ये टॉप 20 क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में साइंस से 20 क्वेश्चन पूछते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछते हैं और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी हम साइंस की सीरीज चला रहा हूं, जैसे ही साइंस कंप्लीट होगा उसके बाद मैथ की सीरीज चलाऊंगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गया है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू भी लगा सकते हैं, और आप चाहेंगे तो सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट successcareer.classx.co.in पे जाकर आप लोग मॉक टेस्ट लगा लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बार्क स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट सभी के लिए है। प्लांट ऑपरेटर हो गया, टेक्नीशियन बी की कैंडिडेट हो गया, या स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड के लिए हो गया। सबका जो ये फर्स्ट एग्जाम होगा ये कॉमन बेसिस पे होता है, सबका सेम एग्जाम रहता है, पैटर्न भी सेम रहता है। यहाँ पे आप अगर 149 को लेंगे तो आपको टोटल यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और एग्जाम आते आते टोटल में आप लोगों को यहाँ पे 20 MC क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। ठीक है, अभी 13 अपडेट कर दिया गया है, 20 क्वेश्चन और भी अपडेट कर दी, और 7 क्वेश्चन पेपर और अपडेट कर दिए जाएंगे। 149 में है। अगर आप लेना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पे सक्सेस कैरियर 15 लगाएंगे तो आपका 50 रुपये का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 99 रुपये में पड़ेगा। ठीक है, तो आप 50 रुपये की डिस्काउंट के लिए आप 50 रुपये क्या कर सकते हैं, सक्सेस कैरियर 50 कूपन डाल लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखिए ये पीडीएफ जो मैं बनाया हुआ हूँ ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप सक्सेस कैरियर टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, सक्सेस कैरियर स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा। चलिए आज की क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पौधे पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते हैं, तो यहाँ जब भी पुष्प की बात करेगा ना, सॉरी मैं चला जा रहा हूं, यहाँ पे पेन ले रहा हूं। जब भी पुष्प की बात करेगा, याद रखिएगा, जब भी पुष्प की बात करेगा अगर, तो अनावृत बीज जो होता है इसमें पुष्प नहीं बनता है। ठीक है, बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। ऐसे पौधे जिनका पुष्प नहीं बनता है वो है अनावृत बीजी। ठीक है, लेकिन आवृत बीजी की बात करें तो इसमें फूल के माध्यम से बीज बनता है, तो उसे हम बोलते हैं आवृत बीजी। और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम को आपको देखने को मिलेगा, और इसमें कंफ्यूजिंग भी करता है, आपको एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो आवृत का मतलब होता है जो बीज ढका होता है, जिसमें अंडाशय होते हैं, फूल के माध्यम से बनते हैं, वो है आवृत बीजी। जिसमें फूल नहीं बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, अनावृत बीजी होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है, चिकित्सा शास्त्र के सॉरी पेन ले भूल जाता हूं मैं। चलिए, दिया है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हमेशा अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी कौन है। अरस्तु है, थियोफ्रेस्टस है, डार्विन है, या हिप्पोक्रेटस है। ठीक है, तो जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला यहाँ पे दिया है डेसिबल। तो डेसिबल क्या मापता है, तो ये ध्वनि की प्रबलता की तीव्रता को मापता है, ये बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति ये क्या करता है, शक्ति की इकाई है। ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितना होता है, 746 वाट होता है, याद रखिएगा। समुद्री मील ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है, यानी कि जो नाव वगैरह चलाते हैं उसको समुद्री मील कहते हैं। ये
जो नाव वगैरह चलाया जाता है उसकी जो दूरी मापा जाता है समुद्री मील में मापा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सेल्सियस दिया हुआ है, तो सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ये गलत है। आप लोग बहुत से क्वेश्चन ये गलत कर दे, उष्मा का मात्रक जैसे गर्मी ठंडा कौन बताता है, टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर से, तो वो उष्मा नहीं बताता। उष्मा क्या है, एक प्रकार का कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, यानी कि उष्मा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और सेल्सियस किसका मात्रक है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर का मात्रक है, टेम्परेचर तापमान जिसे बोलते हैं, टेम्परेचर, ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेल्सियस उष्मा का मात्रक बिल्कुल सही करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, गलत है। उष्मा, उष्मा का मात्रक जूल, जो कार्य का मात्रक होता है वही जूल का भी मात्रक होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ ध्वनि की तारत्व यानी कि पिच जो है किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे, ऑप्शन दिया हुआ है आवृत्ति पे, तीव्रता पे, वेग पर, आयाम पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आवृत्ति पर। ठीक है, किस पे निर्भर करता है, ये आवृत्ति पे निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है किसी किसी अवरोध की ओर किनारे से प्रकाश को मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध के कारण किनारे से अगर प्रकाश मुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो उसे विक्षेपण कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, या व्यक्तिकरण कहते हैं। तो उसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखिए विवर्तन क्या होता है, ये एक परिभाषा है, जब आपको लिख लेना चाहिए थोड़ा सा। देखिए जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें अवरोध लिख लीजिए, अवरोध पर गिराई जाती है, पर गिराई जाती है तो किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ना, आंशिक रूप से मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। मुड़ना विवर्तन कहलाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं और परिभाषा इसमें जो दिया हुआ है, क्योंकि ये एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, व्यक्तिकरण को देख लीजिए। सॉरी हम लोग चलते हैं, हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 5वें पे थे ना। व्यक्तिकरण देख लीजिए, व्यक्तिकरण क्या होता है, ये वाला, तो सॉरी पेन ले लूं। देखिए व्यक्तिकरण क्या कहलाता है, तो इसको आप लोग लिखेंगे किन्हीं दो तरंगों के बीच में होने वाली, किन्हीं दो तरंगों के बीच में होने वाली किन्हीं दो तरंगों के बीच में होने वाली घटना जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की, देखिए किन्हीं दो तरंगों के बीच में होने वाली घटना, या यहाँ पे लिखेंगे, या आवृत्ति की दो तरंगे समान आवृत्ति की दो तरंगे समान आवृत्ति की दो तरंगे अध्यारोपण के माध्यम से अध्यारोपण के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत अधिक, कुछ ये 6 है, कुछ बिंदुओं पर
आप लोग नोट बना लीजिएगा इसका, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तीव्रता अधिक अधिक या कम दोनों होता है। तो अधिक और कम पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तीकरण कहते हैं। व्यक्तीकरण क्या है, किन्हीं दो तरंगों के बीच में होने वाली घटना या समान आवृत्ति की दो तरंगे अध्यारोपण के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक और कम पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तीकरण कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन उसी में देख लेते हैं। हम लोग कहाँ थे, यहीं पे आवृत्ति ये पढ़ ही लिए थे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं विक्षेपण। विक्षेपण किसे कहते हैं, ये वाला पार्ट पे है, ठीक है। इसकी भी परिभाषा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न प्रकार की जो रंगें होती हैं वो बढ़ जाती है, उसी को विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिए, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं ना, तो उसमें जो प्रकाश के अलग अलग रंग में बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। और ये कितने रंगों में बढ़ जाता है, तो वाइब्ग्योर, याद रखिएगा वाइब्ग्योर, ये भी पूछ लेता है। वाइब्ग्योर क्या है यहाँ पे, तो वी से वायलेट यानी कि बैगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, जी ग्रीन हरा, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है। दिया है कि परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन पर में भाग लेते हैं। परमाणु के कोर जो होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन में भाग लेते हैं, या परमाणु की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या परमाणु की पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये दोनों तो सेम ही लाइन लग रहा है। तो देखिए, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में, ठीक है, परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो भाग नहीं लेते हैं, वो अस्थाई बनाते हैं ना, अस्थाई बनाने की कोशिश। परमाणु का हर इलेक्ट्रॉन जिस भी कोष में रहेगा तो वो क्या अस्थाई अवस्था में जाने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन में भाग न लेने पड़े। जो अगर वो अस्थाई हो जाता है, जैसे अस्थाई कब होगा, अगर उसके कोष में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अस्थाई कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर मान लीजिए कि 2 और 1 है, तो एक बाहरी कोष में जो होगा वो किसमें, संयोजी इलेक्ट्रॉन में भाग लेगा, यानी कि वो ऑक्सीकरण और अभिकरण की क्रिया करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं जो नाभिक के पास होते हैं। तो ये बचा एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं का मतलब क्या होता है, जो बाहरी कोष में होते हैं वो भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब वही क्या करते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे 17C35 इसको मान लीजिए ना, ये 1 यहाँ पे कैसे आ गया, 1 यहाँ पे कैसे आ गया है देख लेते हैं। देखिए 17 जो परमाणु क्रमांक होता है, ये किसका परमाणु क्रमांक होता है सॉरी 17,
ये क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन Cl होता है ना, यहाँ पे आप लोग 1 की जगह L बना लीजिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये L बना लीजिएगा, 1 नहीं है, L इसको बना लीजिएगा। तो देखिए क्लोरीन के यहाँ पे दिया हुआ है 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु जो भार होता है वो 35 दिया हुआ है। दूसरे में क्लोरीन ये है और इसका भी परमाणु क्रमांक 17 और यहाँ पे 37 दिया हुआ है परमाणु भार। तो मैं आपको कई बार बताया हूँ, जब परमाणु क्रमांक, जब दो तत्व ऐसे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 35 37 है, भिन्न भिन्न है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं, ये याद रखिएगा। समभारी क्या कहलाता है, तो समभारी जिसमें देखिए अगर यहीं पे अगर परमाणु जो भार है वो समान हो जाता और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जाता तो वो क्या होता है, समभारिक होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ अभी जो क्या है, परमाणु क्रमांक बराबर है 17 है, तो ये जो होगा वो समस्थानिक होगा, ठीक है। इसके ऑलरेडी मैंने परिभाषा आप लोगों को लिखवा दिया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, ठीक है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेडियो सक्रिय किरण के हीलियम नाभिक के समान जो होता है वो है अल्फा कण। अल्फा कण जो होता है ये हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9th नंबर का दिया हुआ, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं, मालवेसी से, सोलेनेसी से, ग्रेमिनी से या क्रूसीफेरी से। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन करवा दिया है, ग्रेमिनी याद रखिएगा। अनाज वाले पौधे की कुल जब भी पूछेगा तो ग्रेमिनी आपको मार के आना है, ये रट लीजिए बिल्कुल। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए अब सही कथन बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है, सही हमें पहचानना है। क्षार जो होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी गलत है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन सा कथन सही है। चलिए यहाँ देखेंगे, थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक, इसको थोड़ा मैं कर ले रहा हूँ सही, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है यहाँ पे, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन मैं पेन ले लूँ। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। देखिए क्षार जो होता है, क्षार में साबुन होती है और साबुन, क्षार में साबुन होती है, ठीक है, साबुन में क्षार होता है, जो भी आप देखे होंगे साबुन वो क्या होता है, उसमें क्षार होती है और वो कैसा होता है, चिकनाहट होता है, ये करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल सही है। क्षार जो होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है, क्योंकि मैं आप लोग को बताया था अम्ल जो होता है, अम्ल वो क्या करता है, तो अम्ल नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। और क्षार जो होता है यानी कि वो क्या करता है, तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है बिल्कुल। अगला दिया है सभी जो क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। जितने भी क्षार होते हैं उनको भस्म बोल सकते हैं लेकिन भस्म को क्षार नहीं बोलते हैं। इस प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि सही कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो मुझे उपयुक्त सभी कथन सही लग रहा है, इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर का क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो बोलना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। दिया है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि बल निकालना है और दो स्थिर आवेश है, ठीक है। मान लीजिए कि दो स्थिर आवेश कौन कौन सा है, Q1 और Q2 है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कुछ बीच की दूरी होगी, जो भी होगा R ही मान लेते हैं, नॉर्मल केस में R ही रहता है। अब देखिए बोल रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके मात्राओं का गुणनफल, चलिए इनके मात्राओं का गुणनफल जो दूरी वो कर लेते हैं, मात्राओं का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती है ये, मैं यहाँ पे अनुक्रमानुपाती बोल दे रहा हूँ,
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों बल ही है, तो F की अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2/R², ये हो जाएगा। और यही बोल रहा है, ये नियम किसने दिया था, ओम ने दिया था, किरचॉफ ने दिया था, कूलाम ने दिया था, फैराडे ने दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो नियम दिए थे ये कूलाम ने दिए थे, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन और बोलता है, ठीक है, यहाँ पे अगर बोलेगा दो द्रव्यमान आपस में स्थिर द्रव्यमान कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, उनका गुणनफल, ठीक है, उनका गुणनफल और उनके बीच की दूरी का वर्ग, ये किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। द्रव्यमान वाला किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और आवेश वाला आपको याद रखना है, कूलाम ने दिया था। ये दोनों बिल्कुल आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनाती है। फूड चेन कौन सा बनाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उत्पादक, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों। ये क्वेश्चन मैं कल भी कराया था। उत्पादक क्या करते हैं, पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, ये अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की रोशनी में, तो वो उत्पादक होते हैं। उत्पाद बनाने के बाद जो भी फल और सब्जियां पेड़ पौधे बनाते हैं उनका उपभोक्ता जैसे मनुष्य, भेड़ बकरियां करती हैं, ठीक है। फिर उन मनुष्य को, भेड़ बकरियों को अपघटक हो जाता है, यानी कि फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये क्या हो गया, यही फूड श्रृंखला बनाती है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया है, यानी कि फूड चेन बोल रहा है। खाद्य श्रृंखला कौन बनाता है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों बनाते हैं। बाकी आंसर गलत हो जाएगा। देखिए मांसाहारी अलग से दिया है तो ये बिल्कुल गलत होगा। प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दिया है, शाकाहारी मांसाहारी ये दिया है, तो ये भी ऐसा नहीं होता है। फूड श्रृंखला कभी भी आए तो आपको मांसाहारी शाकाहारी में नहीं जाना है। देखिए उत्पादक जितने भी होते हैं वो शाकाहारी उसमें आ गया, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे ये क्या है, उत्पादक है, शाकाहारी सो ये उत्पादक है। और जो पेड़ पौधों को खाएं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, ठीक है, शाकाहारी कहते हैं। तो ये फूड श्रृंखला नहीं बना रही है। और जो जैसे भेड़ बकरियां ये क्या कर ली, हरे पेड़ पौधों को खा लिया। और देखिए पौधे उत्पादक में क्या आ गए, पौधे आ जाते हैं। और पौधों को कौन खाया, शाकाहारी ने खाया। और शाकाहारी को किसने खाया, जैसे शेर हो गया तो मांसाहारी ने खाया। और मांसाहारी को कौन खाएगा, तो जो अपघटक होते हैं, मरने के बाद सड़ने गलने में, तो कीटाणु वगैरह इसको खाकर खत्म करते हैं। तो ये देखिए ये खाद्य श्रृंखला नहीं बना रही है। खाद्य श्रृंखला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर दिया हुआ है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, जेनर ने, लैनेक ने, सेबिन ने, पास्चर ने। तो स्टेथोस्कोप की जो आविष्कार किया था ये लैनेक ने किया था। स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो आप लोग डॉक्टरों को देखे होंगे जो आला लगाते हैं ना कान में सुनने के लिए, दिल की धड़कन या जब खांसी बुखार होता है तो वो पीछे लगाकर मशीन से चेक करते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। वो दिल की धड़कनों की आवाज, ठीक है, वो अब पता नहीं डॉक्टर क्या सुनते हैं उसके अंदर, जैसे दिल की आवाज ही सुनते हैं, धड़कनों की आवाज। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया हुआ है मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है, रेडियोधर्मी पादप, स्वतः चालित वाहन, ठीक है, उद्योग और कीटनाशक। तो देखिए मेट्रोपॉलिटन जो नगर होते हैं, ठीक है, इसमें कौन सबसे ज्यादा प्रदूषण देते हैं, तो जो स्वतः चालित वाहन है ये सबसे ज्यादा चलते हैं, यही सबसे ज्यादा प्रदूषण करते भी हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर का, दिया हुआ है यहाँ पे रदरफोर्ड का पतले सौर पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी होता है। तो रदरफोर्ड के जो पतले सौर पत्र थे जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु नाभिक या न्यूट्रॉन की। तो वो नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। कभी भी अगर रदरफोर्ड की बात आए कि रदरफोर्ड ने क्या खोजा था, तो परमाणु की नाभिक को खोजा था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होते हैं, ठीक है, केशिका जल होता है, आर्द्रग्राही जल होता है,
या गुरुत्वीय जल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो केशिका जल होता है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जो जल होता है वो केशिका जल कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि भूमि से जो पौधे की जड़ें होती हैं वो उनके अंदर जो आप लोगों को कल बताया था, ये मान लीजिए पेड़ है, ये मैं पेड़ बना दे रहा हूँ कुछ समझाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए ये पेड़ है और यहाँ पे सूर्य निकला हुआ है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य की रोशनी में पेड़ पौधे अपने पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनाते हैं, अपनी भोजन बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जाइलेम फ्लोएम से क्वेश्चन बनता है। तो जाइलेम जड़ से खनिज पदार्थों और जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जो ऊपर की तरफ ले जाएगा वो जाइलेम होता है, जड़ से लेकर जाता है ना। तो जाइलेम यहाँ पे याद रखेंगे, जाइलेम क्या करता है, जड़ों से खनिज पदार्थों और जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। और पत्तियों से बने हुए भोज्य पदार्थ जैसे कि सूर्य की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ते अपना भोजन बनाते हैं, उन भोजन को सभी अंग तक, पेड़ के सभी अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो फ्लोएम करता है। ये याद रखना है, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, जब श्वसन की बात करें, हर एक जीव सजीव, ठीक है, पेड़ पौधे क्या है, एक सजीव है, तो किसी भी प्रकार का सजीव जो होते हैं वो श्वसन में ऑक्सीजन को लेते हैं, ये याद रखिएगा। अगर बात करेगा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की। लेकिन जब श्वसन की दौरान कौन सी गैस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन होगा, लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और श्वसन के समय ऑक्सीजन लेते हैं। ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन होता है और गलत आंसर मार के चले जाते हैं जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है, अस्तंभ मूल स्टील रूट पाई जाती है, ठीक है। स्टील रूट किस में पाई जाती है, चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, चने में, ठीक है। तो किस में पाई जाती है, तो गन्ने में, यानी कि जो ईख होती है ना, अस्तंभ मूल यानी कि स्टील रूट पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया है हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, ऊतक से, विषाणु से, जीव द्रव्य से, या कोशिका से। तो ऊतक से ये संबंधित है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, और विषाणु के अध्ययन को अगर पूछेगा तो वायरोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए वायरोलॉजी आप लोग देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताएंगे। दिया है निम्न में से कौन सही है, ठीक है। यहाँ पे W/Q=J दिया है, और दूसरा दिया है W/Q=J, तीसरा दिया है W/Q-J, और चौथा ऑप्शन दिया है W-Q=W। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फार्मूला है का वर्क अपॉन आवेश इक्वल टू जूल, ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, W/Q=J याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बायोलॉजी से, कोशिका, देख लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कौन प्रदान करता है, कोशिका है, उसको कोशिका झिल्ली निश्चित रूप प्रदान करता है, या कोशिका भित्ति, या केंद्रिका, या गाल्जिका है। तो देखिए कोशिका भित्ति, जो कोशिका के अंदर, ये कोशिका भित्ति, यानी कि भित्ति का मतलब ही क्या होता है, दीवार, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है ये निश्चित रूप प्रदान करती है। देखिए जैसे ये मैंने कोशिका बनाया, और कोशिका के बाहर ये जो वाला पार्ट है ना, यही कोशिका भित्ति कहलाता है। ये क्या कहलाता है, चलिए मैं यहाँ पे कोशिका भित्ति, यही, इसी को, भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवार। दीवार क्या करता है, निश्चित आकृति तो देता है। हमारे घरों में रूम का आकृति कौन देता है, हमारी दीवार ही तो देता है। अगर हम दीवार त्रिभुज के आकार का बना देंगे तो हमारा घर का आकार कैसा होगा, त्रिभुज के टाइप का होगा।
ऐसे बना देते हैं तो ऐसा हमारा आकार रहता है। तो डिपेंड किस पे करता है, दीवार पे। तो यही कोशिका भित्ति, कोशिका के लिए जो दीवार वर्ड का यूज होता है वो भित्ति के रूप में इस्तेमाल होता है। और इसी के अंदर क्या क्या पाई जाती है, तो गाल्जिकाय, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम वगैरह भी पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका भित्ति के अंदर ही सारी चीजें, जीव द्रव्य हो गया, गोल्जिकाय हो गया, ये सभी किसमें पाई जाती हैं, ये कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। तो हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए। देखिए अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहेंगे तो 149 है। किसी को अगर दिक्कत होगी, अगर वो सक्सेस कैरियर, SUCCESS सक्सेस कैरियर 50 कूपन कोड इस्तेमाल कर लेते हैं, आपका 50% मतलब कि 50 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, मात्र आपको 99 रुपये में पड़ेगा। अगर किसी तरह की आप लोगों को दिक्कत होता है मॉक टेस्ट लेने में या किसी भी तरह की मॉक टेस्ट लगाने में दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9140822403। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी अपनी प्रॉब्लम कर देंगे ना, व्हाट्सअप कर देंगे तो बेहतर रहेगा, सोल्यूशन मिल जाएगा स्क्रीनशॉट के साथ। जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कॉल करना हो कॉल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 9 आप लोग कर लिए। कल की क्लास में साइंस के प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे भी ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस।